Good morning, guys. Let us discuss anthropology, Indian anthropology. प्री हिस्टोरिक कल्चर क्या है? प्री हिस्टोरिक कल्चर में स्टोन का टूल का इस्तेमाल करते थे हमारे एंसेस्टर्स, ह्यूमन स्पीसीज। देन बड़े बड़े स्टोन्स का टूल बनाते थे। स्टोन को स्ट्राइक करके कोर निकालते थे, उस कोर से वो हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, लिवलीहुड, अपने पेट पालते थे, फैमिली का पेट पालते थे। तो इंडियन की जो प्री हिस्टोरिक कल्चर है उसको डिवाइड किया है डिफरेंट कंपोनेंट्स में, डिफरेंट स्टेजेस में, डिफरेंट एजेस में। पहले था पैलोलिथिक एज आई सबसे पहले, उसके बाद मिजोलिथिक एज आई, उसके बाद नियोलिथिक एज आई, उसके बाद फिर कैलगोलिथिक एज आई, उसके बाद फिर ब्रॉन्ज एज आई, उसके बाद फिर आयरन एज आई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैलोलिथिक एज। पैलोलिथिक एज में पत्थरों से बने हुए टूल्स इस्तेमाल होते थे, मिजोलिथिक में भी और नियोलिथिक में भी। तो पैलोलिथिक के भी तीन आगे इन्होंने डिविजन्स की हुई हैं। तो हंटिंग गैदरिंग मेन ऑक्यूपेशन था और नोमैडिक लाइफ थी एंसेस्टर्स की। ओके, फायर उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हो किया गया था, तो रॉ फूड ही ईट करते थे। ठीक है, उस टाइम के जो एंसेस्टर्स थे उनका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ था इतना ज़्यादा कंपैरेटिवली प्रेजेंट ह्यूमन बींग्स के। तो वो बाइपेडलिज्म लोकोमोशन था उनका। तो अपर जो लिम्स थे उनको वो हंटिंग गैदरिंग के लिए इस्तेमाल करते थे और जो लोअर लिम्स थे उसको रनिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। मेसोलिथिक आता है, उसमें टूल्स और छोटे साइज के टूल्स बनने लगे क्योंकि फायर की डिस्कवरी कर दी। अब पहले रॉ फूड खाता था एंसेस्टर, उसके बाद फिर वो कुक्ड फूड खाने लगा। तो जो जॉस थे वो उनको इतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ती थी फूड को च्यूई करने के लिए। तो उससे क्या हुआ कि हमारे जो मॉलर्स थे, एंसेस्टर्स के इंसीजर्स थे, प्री मॉलर्स थे, उनके साइजेस रिड्यूस हो गए। ठीक है, कैनाइनिस के साइजेस रिड्यूस हो गए। मैंडिबल जॉस जो थे वो मैसिव नहीं था, वो लेस मैसिव हो गया। वेरियस साइट्स हैं पैलोलिथिक की। हम बात करें, रिडवाना है, ओके, देन बिम्बेटका है, सोन वैली है, देन बगोर है, तलवाड़ा है, लंजनाथ है। ओके, मिजोलिथिक कल्चर के में आता है निवासियन कल्चर है। ये सारे ऐसे साइट्स जहाँ पे पैलोलिथिक पीरियड के टूल्स मिलते हैं। टूल्स उस टाइम पे मेनली होते थे चॉपर, चॉपिंग टूल्स। हैंड एक्से होता था, हाथ से वो है एक्से चलाते थे। उसके बाद फिर मेसोलिथिक एज आ गई, इसमें बड़ी सारी साइट्स की एग्जीबिशन हुई। बगोर, रंजनाथ, तिलवाड़ा, चुपानी मैंडो, मुरहाना पहाड़, सराई नहर राई, डाउजेली हेडिंग जो असम में है, बगोर, भीमबेटका, डिडवाना, ये सारी साइट्स थी मेसोलिथिक पीरियड की। तो टूल्स कंपैरेटिवली स्मॉलर होते गए, जॉस कंपैरेटिवली स्मॉलर होता गया, फूड कुक्ड फूड खाने लगे और डोमेस्टिकेशन एनिमल्स की होने लगी। और डोमेस्टिकेशन जब होने लगी तो मिल्क प्रोडक्ट्स जनरेट करते थे, मीट ऑब्टेन करते थे एनिमल से। तो उनका सोर्स ऑफ फूड भी होता था जो एनिमल्स हैं, बेसिकली उनका वही सोर्स ऑफ फूड था।
ठीक है। उसके बाद न्यूलिथिक पीरियड आता है, तो पोट्री की इन्वेंशन हो गई, व्हील की इन्वेंशन हो गई। अब धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा एग्रीकल्चर की तरफ, एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस हुआ जाने लगा। उस टाइम पे सिंपल टेक्नोलॉजी होती थी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर होने लगी, तो पहले न्यूमेटिक लाइफ थी, उसके बाद धीरे धीरे सेमी न्यूमेटिक लाइफ की तरफ ये बढ़ने लगे। फिर उसके बाद सेडेंटरी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करना शुरू किया, क्योंकि फूड को प्लांट करना और फूड को ग्रो करना और उसकी हार्वेस्टिंग करना, उसमें एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, 5-6 महीने लगते थे उस टाइम पे। तो उन्होंने एक जगह रुक के ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके ही उन्होंने फूड को जो है वो प्रोड्यूस किया, एग्रीकल्चर की, उन्होंने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की। तो कंपैरेटिवली कैनाइनीज जो थे, मोल्डर्स जो थे, प्री मोल्डर्स जो थे, ये कंपैरेटिवली शॉर्ट होते गए। पहले जो एप्स में जो जो रिजेस था, प्रोमिनेंट जो है वो ब्रो रिजेस जो था वो प्रोमिनेंट था। उसके बाद ये प्रोमिनेंट ब्रो रिजेस लेस प्रोमिनेंट होने लगा, ठीक है। उसके बाद क्या होने लगा, जो पहले चिन्ह होती ही नहीं थी, तो धीरे धीरे चिन्ह भी प्रोमिनेंट होने लगी। पहले एप्स में सैजिटल क्रेस्ट प्रेजेंट होता था, फिर सैजिटल क्रेस्ट गायब होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, जो फोर हेड था, पहले रिसीडिंग फोर हेड होता था एप्स का, दूसरे जो प्राइमेट्स हैं उनका। धीरे धीरे कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में जो फोर हेड है वो वर्टिकल होने लगा। वो क्यों होने लगा? क्योंकि ब्रेन की डेवलपमेंट होने लगी, ब्रेन का साइज बढ़ने लगा, ठीक है। तो फूड कुकड आ गया, एग्रीकल्चर कुकड आ गया, तो वो डेवलपमेंट होने लगी ब्रेन की। तो उसके बाद बड़ी सारी साइट्स हैं, न्यूरोलिथिक साइट्स, जैसे मैं बताऊं आपको, डिडवाना है, बिमबेटका है, ओके। देन मद्रासियन कल्चर है ना, रेणुगुंटा है, मुचलता है, बुरहोम है, बुर्जबहोम है, देन डिराना कल्चर है, देन चिरांड है। तो ये सारी न्यूलिथिक साइट्स थी, बुर्जहोम, चिरांड, बिराना कल्चर, मेहरगढ़, कोल्डी हवा एंड महागढ़ा, ये सारे ये हैं, ये न्यूलिथिक साइट्स थे, ओके। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कैलोलिथिक एज आ गया। कैलोलिथिक एज में जब क्या हुआ, कॉपर रिप्लेस कर दिया गया, टूल्स ज़्यादा शार्पन होते गए, कंपोजिट टूल्स का इस्तेमाल होने लगा, ये कहे माइक्रोलिथिक टूल्स का इस्तेमाल होने लगा। तो एक स्टोन इंडस्ट्री का एक अलग से टॉपिक है जिसको पढ़ना है एंथ्रोपोलॉजी में, है ना। तो टूल्स, पॉलिश्ड टूल्स का इन्वेंशन, डिस्कवरी हुई, इन्वेंशन हुआ। उसके बाद फिर ग्राउंडेड टूल थे ना, तो कंपोजिट टूल्स का की तरफ ये बनाने लगे, ठीक है, ताकि हंटिंग करते थे, ग्रुप में करते थे हंटिंग। उसके बाद आता है हमारा कैलकुलेटिक एज। कैलकुलेटिक एज में डिफरेंट जो इसकी साइट्स हैं वो है आहार बानस, जोरवे कल्चर, ओके, जोरवे कल्चर है, मालवा कल्चर है, कायस्ता कल्चर है, आहार बानस जोन है, पांडु कल्चर है, जोरवे कल्चर है, कायस्ता कल्चर है, मालवा कल्चर है, ओके। देन इसके जो उसके बाद आता है ब्रॉन्ज एज। तो क्या हुआ, कॉपर की जगह ब्रॉन्ज को रिप्लेस किया गया, क्योंकि ब्रॉन्ज कंपैरेटिवली कॉपर से स्ट्रॉन्गर मेटल था। देन बोज बनने लगे, एरोज बनने लगे, देन वेपन्स तैयार होने लगे ब्रॉन्ज एज में। उसके बाद फिर आयरन एज आती है। आयरन एज में आयरन एज आती है, आयरन एज में आयरन स्मेल्टिंग होने लगी। असुर एक ट्राइब है इंडिया में, वो आयरन स्मेल्टिंग में वो प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद फिर आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम कहते हैं प्रोटो इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो की एग्जीबिशंस हुई बाय दयाराम साहनी एंड आर डी बैनर्जी। तो बहुत सारे जो हमें मिलते हैं रिमेन्स, हमें मेल बियर्डेड मेल टोर्सो हमें मिला, ए ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हमें मिली, राइस हक्स हमें मिले,
रिमेन्स ऑफ हॉर्सेस हमें मिले। ये कार्ड एंड क्राफ्ट प्रैक्टिस करते थे। हाउसेस जो थे वो बर्न्ड ब्रिक्स से बनाते थे। एक प्रॉपर, आपको जानते हुए हैरान होगा, उस टाइम पे हजारों साल पहले वो बर्न्ड ब्रिक्स के हाउसेस बनाते थे। प्रॉपर प्लान्ड उनकी अर्बनाइजेशन थी। प्रॉपर ग्रिड सिस्टम था उनका। प्रॉपर एक रेक्टेंगुलर शेप में, स्क्वायर शेप में घर होते थे। ड्रेनेज सिस्टम था उनका। उस टाइम की हमें लोथल में डॉकयार्ड मिला। उनका ट्रेड था दूसरे सिविलाइजेशन के साथ, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ। देन आगे वो बढ़ते गए। उनका रिलीजन था, ऐसा माना जाता है कि जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी वो इन्फ्लुएंस थी रिलीजन से। उनका हमने ब्यूरियल सिस्टम स्टडी किया, उससे ब्यूरियल प्रैक्टिसेस का पता चलता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रीस्ट जो थे वो डोमिनेंट क्लास थी उस टाइम पे। वो रेगुलेट करते थे पॉलिटिक्स को, अफेयर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है। देन हमें बड़े सारे सील्स मिली हमें वहां से। मेजर जो साइट्स हैं उनके नाम मैं बता दूं आपको। हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, चंदहुदारो है, कालीबंगम है, लोथल है, डोलावीरा है। ये सारी साइट्स जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स थी। इनको हम प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर का भी नाम देते हैं। इसको हम 3 कल्चर्स में डिवाइड करते हैं, प्री हिस्टोरिक कल्चर, हिस्टोरिक कल्चर, प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर। प्री हड़प्पन, हड़प्पन एंड पोस्ट हड़प्पन कल्चर, है ना। तो इंडस वैली के रिवर के बैंक में इन्होंने सिविलाइजेशन की। एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस करते थे, है ना। और रिलीजन इनका था। लेकिन आर्यन की इन्वेजन हुई, ऐसा कहा जाता है। रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर दिया। उसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई। ठीक है। एक अलग बड़े सारी थ्योरीज है इसके पीछे। फ्लड्स आए, मैसिव फ्लड्स आए, उसकी वजह से ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई, क्योंकि लोग स्कैटर्ड हो गए, जगह छोड़ के चले गए दूसरी जगह में। तो ये धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया। तो बड़ी सारी थ्योरीज है, आर्यन इन्वेजन थ्योरीज है, फ्लड थ्योरीज है। ओके। तो थ्योरीज का क्रिटिसिज्म भी हुआ है, अलग अलग थ्योरीज का, है ना। तो किसी ने बोला कि शिफ्टिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से सिविलाइजेशन ही खत्म हो गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पैलियो एंथ्रोपोलॉजिकल pieces of evidence from India with special reference to शिवालिक एंड नर्मदा बेसिन्स। तो इंडिया में जो फॉसिल एविडेंस मिले, रामापिथिकस, शिवापिथिकस, नर्मदा मैन, रामापिथिकस और शिवापिथिकस, ये मायोसिन इपोज को बिलोंग करते हैं। तो इनकी डिस्कवरीज हुई शिवालिक हिल्स में। तो हमें पीसेस ऑफ बोन्स मिले, स्कल के पीसेस मिले, जॉस के पीसेस मिले, टीथ के पीसेस मिले। तो इनके टीथ में Y5 का सब पैटर्न देखने को मिलता है। जॉस मैसिव थे, कैनाइनिस शॉर्प थी। तो इनको ये होमिनिड जीनस में इनको इंक्लूड किया गया। उसके बाद हमें नर्मदा मैन मिला, हमें फॉसिल एविडेंस। अरुण सोलंकिया ने इसकी डिस्कवरी की, और इसमें हमें अपर स्कल का पोर्शन हमें मिला। तो इसको नाम दिया गया होमो इरेक्टस। जॉस मैंडिबल था। बाइपेडलिज्म फीचर था नर्मदा मैन में, या नर्मदा बेसिन में इस स्पीसीज की डिस्कवरी हुई। तो ये 3 ऐसी डिस्कवरीज थी जिसने इंडिया को वर्ल्ड के फॉसिल मैप पे लाके रख दिया।
India was the world map fossil. India was on the fossil map of the world. ओके, देन आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो सिग्निफिकेंस क्या थी इनकी? अफ्रीका अफ्रीका में होमो इरेक्टस हमें मिले, वो उसका नाम क्या था वो डिस्कस करेंगे। एशिया में जो होमो इरेक्टस मिले उनके बीच ये गैप, उनके बीच जो गैप था ये ब्रिज करता है नर्मदा बेसिन। तो जो एंसेस्ट्रल लाइन थी, जो एवोल्यूशन था, ह्यूमन एंसेस्ट्रल लाइन थी, उसको ये लिंक करता है। अब यहाँ पे हमें स्पीसीजमेन कम मिले, क्योंकि एसिडिक सॉइल है इंडिया की। तो अभी भी ये डिबेट है कि होमो इरेक्टस क्या था, प्रेजेंट था इंडिया में कि नहीं था, ये भी अभी डिबेट चल रही है। So Narmada man was different from extinct African Homo erectus as well as from Neanderthals and Western archaic Homo sapiens. ऐसा माना जाता है क्योंकि जो इंडिया था वो एक सेंटर में था, एशिया और अफ्रीका और के सेंटर में था। तो ऐसा माना जाता है कि एशियन, अफ्रीका एंड यूरोप लैंड मासेस हो सकता है कि सूटेबल प्लेस रहा हो फॉर ह्यूमन रीजन का, है ना। और उसके बाद फिर ये यहाँ से डिस्पर्स हो गया हो अराउंड द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा माना जाता है। कुड पॉसिबिलिटी है इसकी। और हम ये भी बोल सकते हैं कि नर्मदा मैन ऐसा नहीं है कि वो अफ्रीका से आया हो, क्योंकि इसके फीचर्स ही लगते, है ना। फ्रॉम इस अफ्रीकन मैन हैड स्मॉलर हेड एंड वाज नियरर टू एप देन मॉडर्न ह्यूमंस। क्योंकि जो नर्मदा मैन जो था वो पिग्मी साइज का था, बड़ा हेड था, और ऐसा माना गया कि वो क्लोज वर्जन था ह्यूमन मॉडर्न मैन का। तो कोई होमिनिड फॉसिल हमें मिला नहीं है एशिया में जो नर्मदा वैली के अलावा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि इथनो आर्कियोलॉजी में हम करते क्या है, हम प्रेजेंट कंटेम्परेरी सोसाइटी को स्टडी करते हैं और हम उनका कल्चर वो के ओरिजिन को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से ग्रो हुआ उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जब पास्ट कल्चर को हम रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, रिचुअल्स को करते हैं कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज इथनो आर्कियोलॉजी। तो आप इथनोग्राफी क्या है? इथनोग्राफी में हम करते क्या है, हम कोई एक ग्रुप लेते हैं, सोसाइटी लेते हैं, कल्चरल ग्रुप रहते हैं पर्टिकुलर, तो उसकी हम डिटेल स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड इथनोग्राफी। तो मैं आपको बताता हूँ, मेलिनोस्की जो थे ना, वो एक फेमस एथनोग्राफर्स थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 6 साल तक फील्ड वर्क किया। कहाँ पे? मिलानेशिया में ट्रोबाइरेंट आइलैंडर्स है, वहां पे 6 साल तक रहे और इन्होंने फील्ड वर्क कैरी आउट किया। तो इन्होंने
वर्क को पब्लिश किया और इनके वर्क का नाम था आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पब्लिक। तो ये इनकी बुक पब्लिश हुई थी 1922। ओके, ये मेलिनोस्की ने दिया था आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। और उसके बाद मार्गारेट मीड थी। मार्गारेट मीड ने भी सैमोअन चिल्ड्रन के बीच में स्टडी की, तो और बुक लिखी कमिंग ऑफ एज इन सैमोआ। ओके, तो ये इथनोग्राफी है, इथनो आर्कियोलॉजी क्या। तो इथनोग्राफी को हम कल्चर राइटिंग भी बोलते हैं, हम कल्चर के को लिखते हैं। आप सर्वाइवल एंड पैरेलल की एग्जांपल ले लीजिए। सर्वाइवल कैसे है? सर्वाइवल का मतलब होता है कि पास्ट में भी कल्चर प्रैक्टिस चल ओरिजिन हुई थी, वही कल्चर प्रैक्टिस आज भी प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे हंटिंग गैदरिंग पैलोलिथिक पीरियड से है, लेकिन आज भी ट्राइबल सोसाइटीज हैं वो हंटिंग गैदरिंग को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ऑन्जेस है एंड जारावास है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, वो प्रैक्टिस करते हैं। ये आपको बस सर्वाइवल की एग्जांपल दे दी, पैरेलल एग्जांपल दे दी। हम इसमें दो अलग सोसाइटीज लेनी पड़ती हैं, अलग अलग वो, और वो सेपरेटेड है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की वजह से, ओशन की वजह से सेपरेटेड है, और उनका आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है। तो होता क्या है, कांटेक्ट नहीं है तो, लेकिन वहां पे भी हंटिंग गैदरिंग हो रही है, वहां पे भी हंटिंग गैदरिंग हो रही है, लेकिन म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, कल्चर एक्सचेंज नहीं है। तो उसको हम कहेंगे कि हंटिंग गैदरिंग पैरेलली एक्स सोसाइटी में भी, ट्राइबल सोसाइटी में भी मूव किया, और वाई सोसाइटी में भी आगे मूव किया या इवॉल्व किया। ओके, देन उसके बाद अगर हम चलते हैं आगे, ओके गाइस, आगे हम बढ़ते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया। ठीक है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, हमें डेमोग्राफिक स्टडी करनी है। इसमें हम डिटेल में स्टडी कर सकते हैं एथनिक एंड लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स, कौन कौन से एथनिक ग्रुप्स इंडिया में प्रेजेंट हैं, लिंग्विस्टिक कौन कौन से ग्रुप्स इंडिया में प्रेजेंट हैं। तो ब्रॉडली, है ना, तो और पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, और फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। तो बेसिकली आप देखिए एथनिसिटी होती क्या है। एथनिसिटी बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका एक कॉमन रिलीजन है, लैंग्वेज है, कल्चर है ना। तो उस पर्टिकुलर ग्रुप को हम बोल सकते हैं एथनिक ग्रुप। ओके, अब एथनिक कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इंडियन पॉपुलेशन में? इंडिया में मंगोलॉइड एथनिक एलिमेंट्स हैं, ये येलो स्किल्ड लोग होते हैं, येलो स्किन कलर, इनकी स्किन का येलो होता है। उसके बाद प्रोटो एस्ट्रोलाइट है, प्रोटो एस्ट्रोलाइट स्किन कलर डार्क ब्राउन की होती है। मेडिटेरेनियन, इनकी भी स्किन कलर लाइट ब्राउन होती है। देन निग्रोइड, निग्रोइड मीन स्किन कलर इनकी ब्लैक कलर की होती है। एथनिक एलिमेंट्स इन द इंडियन पॉपुलेशन। तो अगर हमने क्लासिफिकेशन करनी है इंडियन पॉपुलेशन की एथनिक बेसिस पे, तो हम देखो, एक तो फेशियल फीचर्स देखते हैं, नेशनल इंडेक्स हो गया, है ना, क्रेनियल इंडेक्स हो गया, देन फेशियल फॉर्म हो गई। ओके, तो रेशियल फीचर्स में अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल बेसिस,
है इसका रेशियल क्लासिफिकेशन का, और जीनियोलॉजिकल बेसिस भी है इसका रेशियल क्लासिफिकेशन का। तो बायोलॉजिकल बेसिस में आता है, मैट्रिक बेसिस है, नॉन मैट्रिक कैरेक्टर्स है। नॉन मैट्रिक कैरेक्टर्स में हम कह सकते हैं मोर्फोस्कोपिक, जैसे कलर ऑफ आईज, कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ हेयर। अब मैट्रिक मेजर्स आते हैं जिसमें हम एग्जांपल हाइट, ओके, स्टेचर, देन सेकंड इज जेनेटिक बेसिस ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन। इट कंसिस्ट सीरोलॉजिकल, सीरोलॉजिकल में हम ब्लड ग्रुप स्टडी करते हैं, हम आरएच फैक्टर स्टडी करते हैं। देन नेक्स्ट आता है जिसमें हम, मेरे को टर्म नहीं ज्यादा आ रही, उसमें हम करते हैं स्टडी डर्मेटोग्लाइफिक्स, फिंगर के पैटर्न को स्टडी करते हैं। उसमें के बाद आता है पीटीसी टेस्टर्स एंड नॉन टेस्टर्स, ओके। देन एक दो पॉइंट्स और आता है इसमें जिसके बेस पे हम पॉपुलेशन की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आप एच एस रिस्ले का नाम सुना होगा आपने, एच एस रिस्ले। तो इन्होंने पब्लिश किए अपने रिजल्ट्स द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेंसस हुआ 1901 में, तो 1901 में सेंसस हुआ, तो इन्होंने जो रिजल्ट जो थे वो 1915 में पब्लिश किए थे पेपर ऑफ इंडिया, एच एस रिस्ले ने, ओके। तो इन्होंने क्लासिफिकेशन की जैसे टर्को ईरानियन, ओके, जो क्लासिफिकेशन की इंडियन पॉपुलेशन के। तो कौन कौन से रेशियल टाइप्स इन्होंने दिए, इन्होंने दिया टर्को ईरानियन एक रेशियल टाइप है, इंडो आर्यन एक रेशियल टाइप है, स्काइथो ड्राविडियन, आर्यो ड्राविडियन, मंगोलो ड्राविडियन, मंगोलॉइड, देन ड्राविडियन। तो ये जो 7 रेशियल टाइप्स थे ये ऑल ओवर इंडिया में लोकेटेड हैं। जैसे अगर हम हिमालयन रीजन की बात करें तो वहां पे मंगोलॉइड मिल जाते हैं। अगर हम साउथ की बात करें वहां पे ड्राविडियन मिल जाते हैं। अगर हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इनकी बात करें तो हमें इंडो आर्यन मिल जाती है रेस। उसके बाद अगर हम यूपी के एरिया की बात करें तो उसमें रेशियल टाइप कौन सी है, आर्यो ड्राविडियन है। तो इस तरह से इन्होंने रेशियल क्लासिफिकेशन की, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थे इनमें, अफगानीज थे, बलूच थे, पंजाबी थे, यूपी के लोग थे, वेस्ट बंगाली थे, ठीक है। तो इसमें जो फीचर्स क्या थे, टॉल स्ट्रेचर था, मीडियम स्ट्रेचर था, मीडियम टू शॉर्ट स्ट्रेचर था, नोज ब्रॉड था, नोज लॉन्ग था, ब्रॉड हेड था, ब्रॉड टू मीडियम हेड था, मीडियम टू स्मॉल हेड था। तो ये इस फेशियल फीचर्स के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन की। तो उसके बाद हम बात करते हैं गुहा की क्लासिफिकेशन की। गुहा ने भी क्लासिफिकेशन की, रेसेस की क्लासिफिकेशन की। तो गुहा ने क्या किया, उन्होंने पीपल ऑफ इंडिया पब्लिश की। तो गुहा ने जो है इन्होंने इन्होंने 6 मेन रेशियल टाइप्स दी, जिसमें नॉर्डिक है, निग्रॉइड है, प्रोटोस्ट्रोलॉइड है, वेस्टर्न ब्रैचिसेफेलिक है, मंगोलॉइड है और मेडिटेरेनियन है। तो ये भी ऑल ओवर इंडिया में लोकेटेड है ना। मंगोलॉइड का तो आइडिया है आपको। उसके बाद जो मेडिटेरेनियन और नॉर्डिक है वो आते हैं ये राजस्थान और यूपी और दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, एमपी। तो इसमें यहाँ के जो रेशियल टाइप्स थी उनको नाम दिया गया मेडिटेरेनियन एंड वेस्टर्न ब्रैचिसेफेलिक। देन उसके बाद प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, जो सेंट्रल इंडिया के कुछ ट्राइब्स थे जैसे मुंडा, संथल, हो, इनको नाम दिया गया प्रोटो एस्ट्रोलॉइड। तो मेडिटेरेनियन। अब वेस्टर्न ब्रैचिसेफल्स की बात करें, वेस्टर्न ब्रैचिसेफल्स जो गुजरात के जो लोग थे या फिर जो महाराष्ट्र के लोग थे या फिर उड़ीसा के थे, छत्तीसगढ़ के थे, उनको नाम दिया गया वेस्टर्न ब्रैचिसेफेलिक्स।
और जो नॉर्डिक थे वो आ गए यूपी के, राजस्थान के, मतलब नॉर्डिक और मेडिटेरेनियन। तो ये लोग नॉर्डिक और मेडिटेरेनियन थे। वेस्टर्न जो ब्राची सेफल्स थे वो थे गुजरात के जो ग्रुप थे, या फिर यहाँ के नीचे महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स के में जो रेशियल ग्रुप था वो था वेस्टर्न ब्राची सेफल्स। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एस एस सरकार ने भी जो है वो रेशियल टाइप्स दिए 6, जिसमें मंगोलॉइड है। आगे बढ़ते हैं गाइस। ठीक है। तो सरकार ने भी अपने रेशियल टाइप्स दी, मुंदरी स्पीकर्स, देन फार ईस्टर्न्स, मंगोलॉइड, ऑस्ट्रोलॉइड, इंडो आर्यन, ओके, ईरानो स्काइथियन, मुंदरी स्पीकर्स, फार ईस्टर्न्स एंड मंगोलॉइड, मंगोलियन जिसको बोलते हैं, ईरानो स्काइथियंस इन्होंने दिया, इंडो आर्यन दिया और ऑस्ट्रोलाइट, इन्होंने 6 रेशियल टाइप्स दी। ओके। तो अब ऑस्ट्रोलाइट की बात करें, वो कहाँ पे है? वो है साउथ साइड में, साउथ इंडिया में। इंडो आर्यन ये नॉर्थ इंडिया में है। इराइनो स्काइथियंस तो जैसे दक्कन एरिया में है, माइस ना, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, इरानो स्काइथियंस। मुंदरी स्पीकर्स तो ये सेंट्रल इंडिया में है। ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो ये रेशियल टाइप्स से बिलोंग करते हैं, फार ईस्टर्न है। ओके। उसके बाद तो ये सारी रेशियल क्लासिफिकेशन हुई, तो इनको क्रिटिसाइज भी झेलना पड़ा, है ना, क्योंकि और अब ये इसका एकेडमिक ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि माइग्रेशंस हुई डिफरेंट डिफरेंट जगह से इंडिया में, तो इंटरब्रीडिंग हुई रेशियल ग्रुप्स में, अब कम्प्लेक्स हो गया है ना। तो बट स्टिल अंडरस्टैंडिंग मिलती है इन रेशियल ग्रुप से, जो कि एच एस रिस्ले, जी एस गुहा या सरकार ने जो क्लासिफिकेशन की, हमें एक ब्रॉडर ओवरव्यू मिल जाता है कि कौन कौन से रेशियल टाइप्स इंडिया में प्रेजेंट हैं, कैसे उनको हम क्लासिफिकाई कर सकते हैं एक ब्रॉडर तरीके से। ठीक है। तो ये कोई फुल प्रूफ मेथड तो नहीं कह सकते, बट बहुत नॉलेजेबल प्रोवाइड करता है ये। ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लिंग्विस्टिक एलिमेंट। हम लिंग्विस्टिक्स की बात करें, लिंग्विस्टिक्स में आते हैं 4 लिंग्विस्टिक ग्रुप्स ब्रॉडली इंडिया में हैं, जैसे इंडो यूरोपियन है, देन द्रविडियन है, देन ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज ग्रुप है, देन तिब्बतो चाइनीज लैंग्वेज ग्रुप है। तो मोस्टली जो लैंग्वेजेस हैं, चाहे पंजाबी, मराठी, गुजराती, ये सारी बिलोंग करते हैं इंडो यूरोपियन फैमिली से। ठीक है। देन जो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली है, जो ट्राइबल्स की जो लैंग्वेज है वो इसमें फॉल करती है। द्रविडियन है, जैसे तेलुगु, तमिल, तुलु, ये सारी बिलोंग करती हैं किस लैंग्वेज ग्रुप को? द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप को। ठीक है। देन तिब्बतो बर्मन चाइनीज ग्रुप, ये इसमें लैंग्वेजेस जैसे खासीस, गारो, सिक्किम की लैंग्वेज, देन चेंगचूस, देन लद्दाखी, ये लैंग्वेजेस बिलोंग करती हैं टू रेशियल ग्रुप तिब्बतो चाइनीज। जीए ग्रीरसन जो थे, उन्होंने वो फर्स्ट ऐसे थे जो इन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट किया और इंडिया में 4 ब्रॉड लैंग्वेज ग्रुप्स फॉर्मुलेट किए, प्रेजेंट किए। ठीक है। तो एलपी विद्यार्थी एंड बीके राय ने बुक दी ट्राइबल कल्चर इन इंडिया,
तो जिसमें इन्होंने ट्राइबल कल्चर इन इंडिया की बुक में इन्होंने 4 क्लासिफिकेशन दी। ओके, अब वर्णाश्रमा है, वर्णास है, ठीक है, वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, बहुत सारी थ्योरीज हैं। किसी ने पॉलिटिकल थ्योरीज दी कि ब्राह्मण्स ने बनाई है, अपने आप को सुपीरियर रखा। पॉलिटिकल इसका थ्योरी है ओरिजिन का। रिलीजियस थ्योरी है इसके ओरिजिन की। ट्रेडिशनल थ्योरी है इसके ओरिजिन की। डिवाइन थ्योरी है इसके ओरिजिन की। ओके, तो वर्नास, फिर उसके बाद आता है वर्नास आगे, उसके बाद ये इसको स्ट्रैटिफिकेशन है, सोशल ग्रुप है, जिसमें ऑक्यूपेशन, हर एक वर्नास की अपनी अपनी ऑक्यूपेशन है, अपना अपना वो उनका बर्थ भी अपने ही एक एक पर्टिकुलर ग्रुप में होता है। और आश्रम, 4 आश्रम्स हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास आश्रम। तो इसमें डिफरेंट ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस होती हैं जो कि परफॉर्म करनी होती हैं। 4 पुरुषार्थार्थ होते हैं, धर्म, काम, क्रोध, मोक्ष। तो ये पुरुषार्थास होते हैं, जो 4 पुरुषार्थास परफॉर्म करने होते हैं हर एक इंडिविजुअल ने अपनी लाइफ स्टेजेस, डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में। उसके बाद आता है ऋणा। ऋणा आता है, देव ऋणा होता है, पितृ ऋणा होता है, देन गुरु ऋण होता है। ये ऋण अपने डिफरेंट जब वो आश्रम से पास ऑन करता है तो ये ऋणास परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अब जो स्ट्रक्चर है, ये नेचर है इंडियन ट्रेडिशनल इंडियन सोशल सिस्टम का, उसमें उसमें पुरुषार्थ है, कर्मा है, ऋणा है। ओके, तो ये सारे एलपी विद्यार्थी बी के कुमार, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली है, द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली है, ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली है, ठीक है। देन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये कंटेम्पररी रेलिवेंस है पुरुषार्थ का। ओके, देन उसके बाद आता है रिनास का, हमने डिस्कस किया। कास्ट सिस्टम की बात करें, एक सोशल हिरार्की है, सोशल सिस्टम है, एक डिवीजन है, अलग ड्यूटीज है, ऑब्लिगेशंस है, राइट्स हैं। तो डिफाइंड डिफरेंट थ्योरीज हैं, ट्रेडिशनल थ्योरीज है, पॉलिटिकल थ्योरीज है, रिलीजियस थ्योरी है, देन डिवाइन थ्योरी है कि कैसे कास्ट की ओरिजिनेशन हुई, ठीक है। तो एक सोशल ऑर्डर है, डिफरेंट ड्यूटीज दी गई हैं। जजमानी सिस्टम कहीं ना कहीं कास्ट से रिलेटेड है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रैटिफिकेशन विद इन कास्ट के बीच में स्ट्रैटिफिकेशन है। अब कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, ओके। देन उसके बाद कास्ट सिस्टम इन इंडिया, डोमिनेंट कास्ट का एक टॉपिक आता है। डोमिनेंट कास्ट बेसिकली एम.एन. श्रीनिवासन ने कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने रामपुरा विलेज है मैसूर सिटी के पास, वहाँ पे स्टडी की। तो इन्होंने है एक एक इसको डिफाइन किया कि इनके पास ज़्यादा कल्टीवेबल लैंड होती है और इनकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, और जो कास्ट हिरार्की में इनकी जो प्लेस है वो हाई प्लेस इंजॉय करते हैं ये, ओके। तो जो एम.एन. श्रीनिवासन थे, इन्होंने क्या किया, बुक पब्लिश की, द रिमेम्बर्ड विलेज, विच कंटेन्स द स्टडी ऑफ मैसूर विलेज। मैसूर विलेज की स्टडी की, रिमेम्बर्ड विलेज एक बुक लिखी थी, ओके, एम.एन. श्रीनिवासन ने।
एम एन श्रीनिवासन है, यस। तो उसके बाद कास्ट मोबिलिटी होती है, अपवर्ड कास्ट मोबिलिटी होती है, लोवर्ड कास्ट मोबिलिटी होती है। इसमें संस्कृताइजेशन के थ्रू जो लो कास्ट के ग्रुप हैं वो हायर कास्ट के ग्रुप के कल्चर को, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, अपवर्ड कास्ट मोबिलिटी भी है, डाउनवर्ड कास्ट मोबिलिटी भी है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये अर्बनाइजेशन की वजह से हो रहा है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो रहा है। ये क्योंकि जब ये कांटेक्ट में आ रहे हैं दूसरे वेस्टर्न कल्चर्स के, तो अपने तो ये अपने आप को ताकि एक स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, तो एज लेवल ऑफ एजुकेशन के साथ इनको अवेयरनेस हो रही है। जब बुद्धिज़्म ने और जैनिज़्म ने कास्ट के अगेंस्ट, कास्ट के फेवर में अगेंस्ट वो थे, तो उनके इन्फ्लुएंस थे, क्रिश्चियन मिशनरीज के इन्फ्लुएंस में, तो एक ब्रॉडर व्यू बनता गया अर्बनाइजेशन की वजह से, वेस्टर्नाइजेशन की वजह से। तो इन्होंने जो कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया, तो अपवर्ड डाउन मोबिलिटी हुई, डाउनवर्ड मोबिलिटी हुई कास्ट की। तो अब फ्यूचर कास्ट सिस्टम, अब देखिए, अब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, वो कास्ट को खत्म नहीं होना देना चाहते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल गेन्स वो चाहते हैं इससे। ओके। अब देखिए, एक कास्ट सिस्टम में एक बड़ा ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आता है, जजमानी सिस्टम। हालांकि आज की डेट में उसकी रेलेवेंस कम है, रूरल एरिया में है, ट्राइबल एरियाज में है। इसमें ये होता है कि जो डिफरेंट कास्ट के ग्रुप्स की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज होती है, क्योंकि वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कुछ होते हैं जजमान्स जो कि हायर कास्ट के होते हैं, और वो सर्विस लेते हैं। कुछ होते हैं कॉमिन्स, जैसे दाई, धोबी, नाई। तो ये जो लोग हैं, ये सर्विस जो है वो प्रोवाइड करते हैं कहाँ पे, जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं, जैसे कारपेंटर हो गया, कुम्हार हो गया, बार्बर हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, वॉशरमैन हो गया, स्वीपर हो गया, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं हाई कास्ट के लोगों को। आगे हम बढ़ते हैं इसको, और आगे हम एलेबोरेट करते हैं इस पे, और हम रोशनी डालते हैं इसको, और हम क्लियर करते हैं। देखिए, दो विलियम वाइजन ने जजमेंट देखो, जब होते हैं कामिन्स, एक होते हैं जजमान, तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं कामिन्स जजमान को, और जजमान इन रिटर्न उनको उनको प्रोटेक्शन देते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनके पास लैंड होती है ना। तो जजमानी सिस्टम, एक बुक लिखी थी जजमानी सिस्टम के ऊपर, ठीक है, द हिंदू जजमानी सिस्टम, ए सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम। द हिंदू जजमानी सिस्टम एक बुक लिखी थी, ए सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम इंटर रिलेटिंग मेंबर्स ऑफ ए हिंदू विलेज कम्युनिटी इन इंडिया। ओके, बुक लिखी थी विलियम एडवाइजर ने। तो उसके बाद कैसे डिक्लाइन हुआ जजमानी सिस्टम का? अब अर्बनाइजेशन की वजह से, वेस्टर्नाइजेशन की वजह से उसके एडवांटेजेस हम कह सकते हैं कि डिक्लाइन हुआ। क्योंकि हुआ क्या कि हाँ बिल्कुल, यस, देखा, तो मार्केट इकोनॉमी जब आई, है ना, तो मार्केट इकोनॉमी और लैंडलेस जो लेबर्स थे, वो डिमांडिंग कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वेज एम्प्लॉयमेंट रादर देन पेइंग मैन इन काइंड। वो एक 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 एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड चाहते हैं, वेजेस एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, वो उनको काइंड में पेमेंट नहीं चाहिए, है ना। हैव हैड टू एक्सेप्ट दिस सो एज टू कैटर टू द अर्बन एंड इवन, और जजमांस को एक्सेप्ट करना पड़ता है इन चीज़ों को। अब उन्होंने सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि इसलिए क्योंकि वो देते थे पेमेंट काइंड में। अब वो एक वेज चाहिए उनको, अब वो उन पे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इंडस्ट्रीज सेट हो रही है, तो वो उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, एजुकेशन अटेन कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे एक्सप्लॉइट कम्युनिटी है, वो और एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहती, तो वो एजुकेशन अटेन कर रही है। वो अदर जो और जो वर्क है उसमें उनको वेजेस बेटर मिल रही हैं, तो वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं। ये तभी ये डिक्लाइन हो रहा है डिमांड्स का।
अब उनको कंपल्शन भी नहीं है क्योंकि ट्रांसपोर्ट है, टेक्नोलॉजिकल एक्सेस है। ठीक है, और मशीन्स के द्वारा अब रिप्लेस हो रहे हैं, है ना। दो गारमेंट्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय मशीन्स, मशीन भी तो आ रही हैं वॉशिंग के लिए, स्वीपिंग के लिए मशीन भी है, तो वो भी रिप्लेस हो रहे हैं, उनको भी रिप्लेस कर रहे हैं। उसके बाद कास्ट सिस्टम इन इंडिया। अब कास्ट सिस्टम इन इंडिया की बात करें तो ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम आता है इसमें। एफ जी बेल ने स्टडी किया था ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम, तो उन्होंने कहा था कोंद एंड ओरिया ट्राइब करके हैं, उनमें फीचर्स आ गए हैं ट्राइब के भी और कास्ट के भी, क्योंकि उनकी इंटरेक्शन है मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ भी इंटरेक्शन है और जो ट्राइबल सोसाइटी है उनके साथ भी अट्रैक्शन है, तो इसकी वजह से एक कॉन्टिन्यूटी सी बन गई हुई है, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि मिक्सअप हो गया है, कम्प्लेक्स सिस्टम सा बन गया है। तो एफ जी बेली ने इंट्रोड्यूस किया था, कौंद एंड ओरिया स्टडी की थी उन्होंने। तो जो बुक जो लिखी थी उसका नाम था ट्राइब कास्ट एंड नेशन, ए स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड पॉलिटिकल चेंज। ट्राइब कास्ट एंड नेशन, ए स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड पॉलिटिकल चेंज। एफ जी बेली को आइडेंटिफाई ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम दिया उन्होंने, कौंद एंड ओरिया की स्टडी की उन्होंने। ठीक है, अब जो ट्राइबल सोसाइटी है वो इग्लिटेरियन है, तो जो कास्ट सोसाइटी है वो हिरार्किकल है। ओके, अब किनशिप की वैल्यूज होती हैं, रिलीजियस की वैल्यू होती है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूम के बाद हम बात करते हैं सैक्रेड कम्प्लेक्स। एलपी विद्यार्थी ने सैक्रेड कम्प्लेक्स स्टडी किया, बहुत किया का, तो उन्होंने एक सैक्रेड तीन कंपोनेंट्स उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए, सैक्रेड ज्योग्राफी, सैक्रेड परफॉर्मेंस एंड सैक्रेड स्पेशलिस्ट। सैक्रेड स्पेशलिस्ट हो गए जो ब्राह्मण जो कि परफॉर्म करते हैं गया में श्राद्ध, गया श्राद्ध जिसको हम बोलते हैं, तो ज्योग्राफी है वहां। सैक्रेड ज्योग्राफी मीन्स एक सैक्रेड एरिया है ना। तो एक सैक्रेड ज्योग्राफी क्या होगी, एक होली सिटी होगी जिसके दो मेन पार्ट्स हैं, एक तो सैक्रेड है और एक सेकुलर है। ठीक है, तो जो सैक्रेड पार्ट है वो क्षेत्र को फर्दर डिवाइड किया गया है जोन्स में। जोन्स जो क्षेत्र है ना, सेकंड पार्ट जो क्षेत्र है, सैक्रेड पार्ट जो है वो उसको डिवाइड किया गया है जोन्स में, और जोन्स में डिवाइड किया है, फिर जोन्स को सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, फिर सेगमेंट्स को क्लस्टर में डिवाइड किया है, और क्लस्टर्स ऑफ सैक्रेड सेंटर। तो इस चार्ट के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं, तो सैक्रेड है और सेकुलर है, ये आ गया। ठीक है, तो सैक्रेड परफॉर्मेंसेस है, आरती होती है, रिसाइटेशन होता है, मेडिटेशन होता है, वर्शिप होती है, तो ये सारे परफॉर्मेंसेस है गया क्षेत्र में। गया क्षेत्र में सारे परफॉर्मेंसेस हैं, कथा है, श्रद्धा है, पूजा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स। अब नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट था ये एलपी विद्यार्थी ने दिया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो नेचर है वो है इन्वायरमेंट। अब मैन जो है वो है वहां का सोशल सेटअप, कल्चरल सेटअप। ठीक है, और जो स्पिरिट मीन्स उनका बिलीफ है स्पिरिट्स के ऊपर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का बिलीफ है स्पिरिट्स के ऊपर, और वो फॉरेस्ट में रिजाइड करते हैं और फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है क्योंकि वो शिफ्टिंग कल्चर प्रैक्टिस करते हैं, वो अपना लिवलीहुड वहां से अपने आप को एसोसिएट करते हैं उनके साथ। तो इसीलिए एक कंसेप्ट डेवलप किया नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स, जो कि एलपी विद्यार्थी ने दिया था। एलपी विद्यार्थी ने बुक लिखी थी द मेलर, ए स्टडी इन नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स।
विलियम एच वाइजर ने बुक लिखी थी द हिंदू जिस्मानी सिस्टम, ए स्टडी ऑफ इंटर रिलेटिंग ऑफ विलेज कम्युनिटी इन इंडिया। उसके बाद ये आया ट्राइबल कॉस्ट कॉन्टिन्यू, ट्राइबल कॉस्ट कॉन्टिन्यू आया, तो उसमें भी स्टडी की गई कौंड एंड ओरिया ट्राइब्स की। उसके बाद नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स में द मेलर को स्टडी की, द नेचर स्टडी इन नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स, ये ठीक है एलपी विद्यार्थी ने स्टडी की। मेलर क्या है, इंटरेक्शन है, फॉरेस्ट प्ले, हिल फॉरेस्ट प्रोड्यूस, शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं, फ्रूट्स कलेक्ट करते हैं, देन हर्बल मेडिसिन कलेक्ट करते हैं, रूट्स कलेक्ट करते हैं, रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं कॉटेज इंडस्ट्री के लिए फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट, हंटिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड करता है, डिफरेंट स्पिरिट्स रिजाइड करते हैं फॉरेस्ट में। ठीक है, तो ये करना है अपने। स्पिरिट क्या है कि डेड इंसेस्टर्स की स्पिरिट है पावर टू, जो स्पिरिट्स एंड डेड इंसेस्टर्स पावर टू डिसाइड देयर डेस्टिनी। दे और वो कुछ भी नहीं करते हैं विदाउट द अप्रूवल ऑफ गोसाई। ओके, उसके बाद हम आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं, इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बुद्धिज्म हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, इम्पैक्ट क्या रहा है बुद्धिज्म का, या फिर अदर जैनिज्म है, हिंदू है, ठीक है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, इन रिलीजियस कम्युनिटीज का क्या इम्पैक्ट पड़ा ट्राइबल सोसाइटीज के ऊपर। ओके गाइस, चैनल को प्लीज लाइक करें, एनकरेज करें और शेयर करें।